बच्चों जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि आपकी आईएससी बुक में ऑलरेडी एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चनों के आगे क्वेश्चन यानी सेम कर रहा हूं मैं आप ही की बुक के। इन क्वेश्चनों के जरिए क्या होगा कि जो क्वेश्चनों का एक जरिया है ना फिर से थोड़ा सा खुलेगा और आप अच्छे से और क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। जिन्होंने इस एक्सरसाइज को नहीं किया था तो वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको सभी को बता देता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन पे बुक नहीं है सी आईएससी स्टूडेंट के पास। तो ये क्वेश्चन जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप सब। ठीक है, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, फिर 9, ठीक है, फिर 10, ठीक है, 10, 11, 12। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों ही तीनों बड़े मस्त है, बल्कि 10 और 12 बड़ा मेन है जिसको आज मैं जरूर कराऊंगा चाहे कोई क्वेश्चन स्किप करना पड़ जाए। तो प्लीज ध्यान से समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, नहीं आए तो पूछते चलिएगा। रेडी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 थ्योरम अगर किसी को नहीं आती है तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखिएगा। बेस थ्योरम में होता क्या है, जो आपने पिछली एक्सरसाइज में अगर आपने देखा हो तो वहां बेस थ्योरम नहीं लगी क्योंकि वहां सिर्फ रेड बॉल निकालता था या ब्लैक बॉल निकालता था। अब क्या होगा, रेड बॉल भी निकलवाएगा पर बैक की पूछेगा, और बैक बैक की तो हम ऐसे ही बता देंगे। भाई देखा जाए तो उसने सीधा, अगर आप क्वेश्चन को ना पढ़ो और नॉर्मल सा सोचो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, उसे कहा पहले बैग में से जो बॉल निकाली गई है उस बैग की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब वो तो 1/2 है। फिर यू फालतू के दिया है क्या? ऐसी बात करो, इतने छोटा होने लगे क्वेश्चन तो बात ही क्या है, सही बात है। नहीं आया समझ? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन में दो बैग बना लो। कुछ बच्चे तो पता नहीं इसको बनाने से ही कतरा रहे हैं। अरे ये कन्वीनियंट है आपके लिए, अगर आपको अच्छा से बैग बनाना है कुछ और डिजाइन बना लो। पर मैटर ये कर रहा है कि आप क्वेश्चन को बार बार रीड नहीं करोगे इतनी सी चीज से कि पहले बैग में कंटेन, उसने फर्स्ट को ए और बी बोला है तो वो आपको भी ए और बी ही बोलना पड़ेगा। बैग, अब बैग कंटेन्स नहीं, उससे तो अब बैग बोला है। ठीक है, यानी मैंने सही नाम दी थी फर्स्ट सेकंड। ठीक है, बोलो हाँ। A bag contains 4 red balls and 4 black balls. सेकंड में 2 red balls and 6 black balls. एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, समझना, फिर बोलना। पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग में से, आता तो सबको है पर मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैंने कहा E1 E2, ये प्रेजेंटेशन भी है एक, कि आप और आर लिख दो चाहे। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे जब मैंने क्वेश्चन शुरू करा तो उसने बोला एक बैग सिलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकाली गई है जो कि रेड कलर की है। तो मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि दो बैग आपके सामने है, एक रेड बॉल निकालो, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन अराइज होता? कौन से बैग से? तो ये क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है उसी को रूप दिया जा रहा है E1 E2 के रूप में। या तो आप सिलेक्ट करते सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट को, ठीक है, आज हमारे बीच मौजूद वो नहीं है भंडारी भैया, है आदित्य सिंह भी नहीं, क्यों? तबीयत खराब चल रही है? अरे नहीं, इस बात से क्या लेंगे। E1 E2, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई पहले बैग की, दूसरे बैग की, फिर प्रोबेबिलिटी R/E1 R/E2। पहले बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? काट पीट मत करो वरना कैलकुलेशन बिगड़ेगी आप ही की। ये तो क्लियर है। अगर वो मुझसे बोलता रेड बॉल निकालो तो मैं ऐसे लिखता, रेड बॉल निकालने के लिए 1/2 इंटू दिस, 1/2 इंटू दिस, और बीच में प्लस। नहीं आया समझ? पर उसने तो क्वेश्चन में बोला ही है, ये रेड बॉल के निकालने पर पहले बैग की बताओ, तो पहला बैग तो E1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये समझ आया? फिर सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, काय भाड़ में प्रेजेंटेशन, देसी लैंग्वेज समझो जिससे आप हर एक क्वेश्चन को एक ही नॉर्मल वे में करो। अगर ये सब नहीं सोच पाते हो तो बहुत सिंपल है, पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, और जॉन से की बोले बोन सा पूरा माल ऊपर। क्लियर? तो 1/2 इंटू 4/8, तो 4 16, काट पीट एकदम मत करना, एलसीएम हमेशा ज्यादातर सेम ही आएगा। 16 कितना आया, 4 और 2, ये कट गया, 4 बटे आंसर
नहीं आया समझ? बोलो। इसके जैसा एक क्वेश्चन आप करना चाहते हो? बोलो हाँ। तो चलिए, दो क्वेश्चंस हैं आप सबके सामने। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो बता देना। दो क्वेश्चन है, फटाफट कीजिएगा, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक है? जिसके हो जाए वो अपनी तरफ से आंसर्स बताते चलिएगा। चलिए, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं है। पहले क्वेश्चन नंबर, थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है आपको, ऑफ द स्टूडेंट in a college it is known that 60% reside in hostel, 40% day scholars not residing in hostel. Previous year results reports that 30% of all students who reside in hostel attain A grade or 20% of day scholar attain A grade in their annual examination. At the end, करा दिया था, आता है सबको? ये भी कर लिया था? तो करो ना फिर से, आंसर दिखा दो फटाफट। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें प्रैक्टिस ही यही करके जानी है कि हमें आता हुआ हो। पर अगर ये घमंड आ गया है कि मुझे आता है और फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो बता देना। नहीं नहीं बताओ, आता है? बोर्ड पे कराऊं? बोल ही नहीं रहा यार कोई। या तो वो हॉस्टलर है या नॉन हॉस्टलर है, ए ग्रेड दोनों पाते हैं। तो हॉस्टलर को नाम दे दो E1, नॉन हॉस्टलर को E2। लिखो E1 हॉस्टलर, हॉस्टलायर, और E2 नॉन हॉस्टलायर। मैं एक बार अटेंडेंस मार्क करना चाहूंगा। कृष भंडारी भैया क्यों नहीं आए हैं, या कोई और रीजन? इतना तो ना मारा मैंने, इतना तो ना मैंने कहा कुछ। ये मैंने तुझे ऐड कर दिया था ग्रुप में, और अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, बता दियो ना ही ली जाए तो, ठीक है? आदित्य मौर्य, आदित्य सिंह, क्यों? अखिल, अमर, अमर, आर्यन, देव शर्मा, दिव्या, हिमांशु, करण, कार्तिक, क्रिश, प्रेरणा, राधिका, राशिका, ऋषभ, रिया, शोभदीप, तनिष्क। 6 जने का है। किसका नाम नहीं लिया मैंने? जी, समझ आ गया क्वेश्चन ये? करके दिखाना है कोई सा क्वेश्चन? बेटा जी, ये क्वेश्चंस पहले भी वीडियोस में कराए जा चुके हैं, अगर फिर भी डाउट आए तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है समझ तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन करके दिखाना है इनमें से? पहले का आंसर ना बताया अभी तक। कोई बात ना, दोबारा भी ना हो रहा क्वेश्चन इस पे, ऐसा क्यों तुम जलील फील करा रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। बताओ उसे, दीदी 9/13 आया, आप एक बार और करो ट्राई। चलो मैं करता हूँ, है ना? रेडी? क्या हाँ? कुछ कह रही है क्या ये? अच्छा, 9/13 है, करने की जो तो नहीं है? सबको क्लियर 9/13? तो पहले का आंसर 9/13 कैसे आएगा? जिसको दिक्कत है वो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। E1, E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A/E2। E1 डिनोट कर रहा है हौसला को,
और E2 नॉन हॉस्टलर को, और ए डिनोट कर रहा है ए ग्रेड वाले को, ए ग्रेड वाले को। ये प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी थी 60/100, 40/100, ये 30/100 थे हॉस्टलर वाले, और नॉन हॉस्टलर वाले तब भी वो भी 20% लाते हैं, नहीं समझे। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में हॉस्टलर आयर की बतानी है, यानी इवन बाय ए बताना है। दिव्या दीदी कर रहे हो या नहीं कर रहे? अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, ऐसी करना बनता है, कराए हुए क्वेश्चन हैं। कौन सा बोले, कौन सा ऊपर? तो 18/18 + 8, 18/26। दीदी 9/13 आया है, मेरा भी हो गया। 9 है वो, गलत 9 है, 9। क्लियर? वेट, दूसरे क्वेश्चन में एक्चुअल में ये बोला गया है या तो बंदा चिटिंग करता है, ऐसा नहीं है बस ऑप्शन इसमें, या तो बंदा तुक्का मारता है, कड़ पकड़ बम्बे बॉस 90 पूरे 100, या फिर वो जानता है। या तो इवन यानी या तो वो क्वेश्चन का आंसर जानता है, नॉन है उसके लिए वो क्वेश्चन, या वो उस टाइम पे पेपर को अटेम्प्ट तो करना है उसे, तो वो या तो तुक्का मार जाता है। यस यस, नहीं आया समझ? और ए डिनोट कर रहा है करेक्ट आंसर को। तो एक चीज बताओ, जो वो क्वेश्चनों के आंसर जानता है, जितने क्वेश्चनों के, वो 3/4 हैं, तो यानी 1/4 क्वेश्चनों के आंसर नहीं जानता होगा, ये खुद से निकाला हमने। उसने A/E1 नहीं दे रखा क्वेश्चन में, बताता हूँ कैसे नहीं दे रखा। A/E2 दे रखा है, उसने कहा है जब वो गैस करता है, गैस करने पर जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, वो 1/4 है। तो ये अब ये क्यों देगा वो? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1। बस ये मैटर कर रहा है, जब आप जानते हो तो गलत थोड़ी होगा, वो जानते हो तभी तो सही है वो। जानने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी 1, और तुक्का मारने पर सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोब क्या रहेगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्टली आंसर होने पर जानने की बतानी, यानी E1/A बताना है। कर लोगे या करना है? चलो मैं कर देता हूँ। लो तुम भी यार, कैसी बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता मैं? और फिर मेरे पीछे तुम आर्यन को भड़काते हो, ऐसे ऐसे बोला, जबकि कुछ नहीं बोला मैंने। देखा, इनका तो विश्वास कर रहा है बात। आगे समझ, करें स्टार्ट? आगे समझ, नेक्स्ट। मजा आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अरे ज्यादा खींच दिया। अरे दीदी बताओ। चलो क्वेश्चन समझिए। अरे थोड़ा सा कट गया, कोई नहीं बेटे, ऐसे नहीं। हाँ समझो, देख रहे हो, मैंने बस चिंगारी छिड़क लगाई थी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन करिए। पता चली मैं तो क्वेश्चन लिखते लिखते इतने में तो भिड़े हुए होते। हाँ जी, करिए स्टार्ट। देयर आर 3 coins. Oh, one is two-headed coin having head on both faces. both faces समझ पा रहे हो? वो क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया पर समझ आ रहा है। फिर another is biased coin. फिर देन थर्ड वाला unbiased. unbiased का मतलब होता है नॉर्मल कॉइन। बाइस में खुद ही हेड आने की देगा, टेल आने की देगा।
और टू हेडेड में वो क्यों बताए हेड आता है टेल आता है, जब वो बोला टू हेडेड है तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की टेल आने की। बस तो क्वेश्चन शुरू कर दो फिर। अब हो गया, 3 कॉइन बना लो, कॉइनों के ऊपर नाम दे दो अलग अलग, टू हेडेड कॉइन, बाइज्ड कॉइन, अनबाइज्ड कॉइन। ये E1 E2 E3 हो जाएंगे। पहले वाले कॉइन में HH2 लिख दो, दूसरे वाले में H के आगे 75%, टेल के आगे 25% लिख दो। कॉइन तो सिलेक्ट बाद में कर ही लेंगे अपना आप ही, पहले कॉइन बना तो लो। नॉर्मल नहीं होता। देखिए क्वेश्चन है, 3 कॉइन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक है टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन, एक है बाइज्ड, बाइज्ड मतलब जिसके साथ छेड़ाछाड़ी करी गई हो, और एक होता है अनबाइज्ड। अनबाइज्ड में क्या होता है, नॉर्मल कॉइन। टू हेडेड कॉइन में यानी हेड हेड आएगा, चाहे कितनी बारी टॉस करें, 75%, तो टेल कितना आया। अनबाइज्ड का मतलब हो गया हेड और टेल आएगा बस। पहले क्वेश्चन क्लियर है। उसने कहा एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, अगर कॉइन में एक हेड आता है, चूजन एट रैंडम टॉस इट शोज हेड्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे कि E1 E2 E3, क्या नाम दे दोगे E1 E2 E3 में, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड नाम दे दोगे, बाइज नाम दे दोगे, बोलो हाँ, और अनबाइज्ड, और ए डिनोट कर रहा है हेड अपीयर्स को। देसी लैंग्वेज में समझिएगा, E1 E2 E3 की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, ए बाई E1, ए बाई E2, ए बाई 3। ये तो कॉइन सिलेक्ट करना है ना बेटा। अब पहले कॉइन को सिलेक्ट करने पर उसके अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि हमेशा हेड ही आएगा चाहे कहीं से भी उछाल लो। दूसरे वाले को जब कॉइन को टॉस करता हूं उसके अंदर हेड आने की, ये समझ आ रहा है, नहीं आया। और तीसरी कॉइन यानी नॉर्मल कॉइन को टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये आराम से समझो क्वेश्चन में। नहीं आ रहा, बोलो क्लियर है। फिर सीधा रिक्वायर्ड पूछा गया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, 1/3 की इंटू 1 से, 1/3 की इंटू 3/4 से, 1/3 की इंटू 1/2 से, और जॉन से की पूछे वन सा ऊपर, तो उसने टू हेडेड की पूछी है, यानी 1/3 की 1 से। एलसीएम बहुत तसल्ली से लीजिएगा, 4 3 12, 12 ही आ गया, 3 चौक 12, 3 और 6 दूनी 12, 12 4 4 आ गया, 4 ऊपर चला गया, 4 3 7 2 9, 4/9 आया है। आपका क्या है सॉल्यूशन, हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बोलो भाई, यस और नो, पक्का। चलिए आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूं। 2 क्वेश्चन अब मैं आराम आराम से करूंगा, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं होगी। दोनों क्वेश्चनों को आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये बेसिक क्वेश्चन है बीच में जो दिए गए हैं वो आप घर पर आराम से करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये छोरी दिख रही है तुम्हें, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है सपोज अ गर्ल, सपोज अ गर्ल, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। उसने फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, ओहो, तो कैसे सपोज करोगे तुम,
इसने क्या करा अपने दोनों हाथों से, ठीक है, क्या बोला गया, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आप लड़की को देखे जा रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ने की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया है सपोज अ गर्ल 5 और 6, यानी इसने एक डाइस थ्रो करा जब आया 5 और 6, तो इस बंदी ने क्या काम करा, बावली से भी पढ़िए हो, इस बंदी ने क्या काम करा, एक कॉइन को 3 बार उछाल दिया। तो एक कॉइन को जब 3 बार उछालेगी तो क्या आएगा, हड्डी 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 हड्डी, अरे वो टेल 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 है, टूटी टूटी हड्डी हड्डी टूटी टूटी। आज तो आर्यन बच गया तू। हड्डी टूटी, क्लियर है, चिंगारी छिड़कते रहना चाहिए बीच में। करें स्टार्ट, ये क्लियर है। फिर इसके बाद उसने बोला इफ शी, ये छोरी दिख रही तुम्हें, फिर आ गई गेट्स 1 2 3 4, अगर इसके पास टॉस में आता है 1 2 3 4 करने पे डाइस को, तो कॉइन को सिर्फ एक ही बार उछाल ली है, तो एक बार उछालने पे तो हेड और टेल आएगा। तो उसने बोला क्या एग्जैक्टली एक हेड आने पर जिसमें 1 2 3 4 आया उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, पहले आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन में बोला गया है जो छोरी जो दिख रही है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस, इफ शी गेट्स 5 और 6, तो क्या करती है वो कॉइन को 3 बार उछालती है। पर अगर वो एक डाइस को थ्रो करने पे 1 2 3 4 आता है अगर, तो वो क्या करती है, एक कॉइन को सिर्फ एक ही बार उछालती है। तो ठीक है, तो यानी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं डाइस पे। तो E1 और E2 जो प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्वेश्चन पे किस पे डिपेंड कर रहा है, शी गेट्स क्या 5 और 6 या फिर शी गेट्स, बोलो 1 2 3 और 4। हालांकि E2 की बतानी है। ए डिनोट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स को। नहीं आ रहा क्या समझ, तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो, E1 की प्रोबेबिलिटी इस बार 1/2 नहीं ले सकते, बैग नहीं है इस बार खुद, यानी 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं मैं आपसे, और 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। नहीं आया समझ, और E2 यानी 1 2 3 और 4 आने की, नहीं आया समझ, A/E1 A/E2। पहले इसका मतलब समझते हैं, मतलब समझोगे ज्यादा बेस्ट है, ये कोई हवा में नहीं लिखे जा रहे, ये कॉन्सेप्ट की तरह लिखे जा रहे हैं। E1 मतलब जब बंदी के पास 5 और 6 आया, तो उसके बाद A मतलब एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, तो यानी एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स इनमें से बताना है मुझे। और एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एक कॉइन को 3 बार थ्रो करने पे एक सिंगल हेड आने की प्रोबेबिलिटी 8 में से 3 बार आता है, और जब 1 2 3 4 आया तो कॉइन एक ही बार टॉस हुआ है, एक बार टॉस होने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना है। ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन था, डिपेंडेंट है ना, E1 आने पर है, E2 आने पर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि बंदी ने 3 बार थ्रो करा था, तो 3 बार थ्रो करने में हेड आने की पूछ रहा होगा, फिर वो एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। नहीं आ रहा समझ, बोलो। तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉप चाहिए हमें, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो रहेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हमें E2/A निकालना है लैंग्वेज में, 2/6 की और 4/6 की, 3 दूनी 6 8, काट पीट कर दी मैंने, और जॉन से की पूछे कौन सा, तो 4/6 इंटू 4, 2/6 अरे और कट जाता, ठीक है काट दिया, तो ये क्या आया, 1/3, काट पीट करके क्या बचा यहाँ पे प्लस, अब आराम से कैलकुलेट कर लूंगा क्योंकि फ्रैक्शन में सारी चीजें सेम सी तो दिख ही ना रही थी। तो 1/3, 3 + 8, 8 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आया, नहीं आया समझ, कैलकुलेशन सही है, छोटी मोटी कोई गलती करी हो तो बता दें, नहीं आया समझ।
क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, पढ़ो। टाइम बड़ा आराम आराम से चल रहा, या मैं जल्दी तेज भाग रहा हूँ? दिन लंबा हो गया। देखिए आगे समझ पढ़ लिया, चलो। तो क्वेश्चन में बोला गया है सपोज अ गर्ल, पहले सपोज करना पड़ेगा आपको गर्ल। हाँ, तो उसने क्या करा, जब उसने एक डाइस थ्रो करा, 5 और 6 आया तो कॉइन को 3 बार उछाल दिया। 3 बार उछालने पे ये सारे आते हैं। 1 2 3 4 आया तो 1 बार उछाल दिया, बस। तो हमने मान लिया E1 E2, A/E1 A/E2। A/E1 एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स है, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये 1 2 और 3 हो गई 8 में से, और ये एक ही है तो 1/2। वो A/E1 A/E2 हो गए। और E1 E2 भैया जब 5 और 6 उछाल लिए बंदी, तो उसका तो किसी से लेना देना नहीं है, वो तो नॉर्मल उछाल लिया। अभी नहीं आया समझ? नहीं आया? बता दे। अरे नहीं बताएगी तो मैं कुछ तो करूँगा। करें आगे, चलिए नेक्स्ट। जिस क्वेश्चन को मैं इस वक्त आप सबके सामने समझाने जा रहा हूँ, हालांकि हो सकता है थोड़ा मामला गंभीर बने, पर प्लीज कोशिश करना समझने की, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। एक कार्ड है जो कार्ड की गड्डी में से खो गया है। 2 मिनट समझना। कार्ड की गड्डी मेरे सामने है, उसके अंदर अलग अलग कलर के अलग अलग शेड के कार्ड्स हैं। अगर मेरे शब्दों पे ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहता एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दबाजी ना करो। तो एक रेड कार्ड निकालने की, पर वेट, हम जान के रेड नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन को थोड़ा और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जब उसने आगे बोला, तो पूरे क्वेश्चन में डायमंड 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 ही ज्यादा दिख रहा। तो यानी कि शेड की बात करना चाह रहा है, रंग की बात नहीं करना चाह रहा, वो सूट्स की बात करना चाह रहा है। इन्हें सूट्स बोलते हैं, वो नहीं जो लड़के पहनते सूट। सूट से मतलब SUIT सूट्स है यहाँ पे, ठीक है? समझ गए? क्या तू सोच रहा है क्या? नहीं, इसने रिएक्शन ऐसे आया, क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए, रेडी? तो ये तो इमेजिनेशन में है क्या? तो आगे बढ़े। ओए होए, सब डिसाइड करके बैठे। करें आगे बढ़े। तो क्वेश्चन में तू आया नहीं था लास्ट क्लास शायद टेस्ट देने, है ना? कोई बात नहीं, बचेगा नहीं। अच्छा, कितने आए इसके? 40 में, 80 में से है या 100 में से? 47। फिर भी ठीक लिया है, झूठ तो नहीं बोल रहा। चलो गुड, ठीक है, फिर भी बहुत अच्छे, और मेहनत करिए। रेडी? जरूरी यार, आज मूड क्यों खराब कर रहा है? इधर देखिए, E1 E2 E3 E4, पहले ऐसे समझते हैं। कार्ड की गड्डी में से शब्दों को ध्यान से समझना। एक कार्ड निकालना या उसको खोना एक ही सेंस निकलता है, पहले खो निकाला जाएगा तभी तो खोया जाएगा। तो पहले ऐसे समझिएगा, एक हर्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले दिल मिले, फिर उसके बाद डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फिर यानी रिंग पहनाई गई, फिर उसके बाद हुक्म चलना शुरू हुआ यानी स्पेड की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद चिड़िया बन के मामला शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये समथिंग ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में, मैं तुम्हें नहीं बता पर बंदो सीक्वेंस में बताया, ठीक है? E1 E2 E3
E4। तो क्वेश्चन में अब कार्ड लॉस्ट कार्ड बीइंग, सुन लो, लॉस्ट कार्ड बीइंग हर्ट का पहले, हर्ट, फिर लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, ओहो, फिर लॉस्ट कार्ड बीइंग, क्योंकि उसने अभी ना ये कहा है बस कि एक कार्ड पैक में से, पैक कार्ड की गड्डी वाला पैक, उसमें से एक कार्ड खो गया। तो अभी हमें तो नहीं पता कौन सा खोया है, या तो स्पेड का खोएगा, क्लब का खोएगा, डायमंड का खोएगा या हर्ट का। पहले खोने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी समझो जरा। E1, E2, E3 और E4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 13 बाय, ये भी किसी से कोई लेना देना तो नहीं है, 13/52। ये बार बार थोड़ा बड़ा ना लगे तो बेटर ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये सबकी प्रोबेबिलिटी क्या लिख ली मैंने। अब सुनो क्वेश्चन ने क्या बोला है, ध्यान से सोच के बोलना पहले, फिर उसके बाद उसे कॉम्बिनेशन से लिख कर दूंगा। एक कार्ड की गड्डी है, उसमें से एक कार्ड खो गया है। एक कार्ड खोने के बाद आपको दो कार्ड निकालने गड्डी में से। अब एक कार्ड पहले खो गया है, फिर दो कार्ड निकालने हैं, वो दोनों कार्ड आपके डायमंड होने चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं अभी। तो पहले मैंने क्या बोला, टू बोथ डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, यानी टू कार्ड्स आर ड्रॉन, बोथ आर डायमंड्स, ठीक है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, जो कि बोथ क्या होने चाहिए, डायमंड्स होने चाहिए। पहले क्लियर लैंग्वेज। अब वेट, क्वेश्चन में A/E1 का मतलब क्या है, यानी पहले लैंग्वेज में समझते हैं, इसके यहीं पे लिखता हूं, चलो A/E1, A/E2, एक एक करके आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल भी है, फिर से क्लियर करेंगे। A/E4, A/E1 लैंग्वेज को अगर समझा जाए, A यानी बोरा, बोथ डायमंड्स आर ड्रॉन, कार्ड की गड्डी E1 का मतलब क्या है, कौन सा खोया है, हर्ट का। 2 मिनट सोचो, हर्ट का कार्ड खो के फेंक दिया मैंने, निकाल के फेंक दिया, तो कार्ड की पूरी गड्डी पे कुछ तो फर्क पड़ा होगा। डायमंड कितने मेरे पास, डायमंड कितने, तो पहला डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13 बाय, आपने टोटल पे फर्क डाला क्योंकि एक खो चुका है, पर वेट, अब एक डायमंड निकाल लिया, अब दूसरा डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये समझ आया, दोबारा समझते हैं। E2 का मतलब है इस बार डायमंड का खोया है, डायमंड का ही खोया है। अब पहला डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/51, फिर दूसरा डायमंड निकालने के लिए, नहीं आया समझ, E3, वापस गड्डी पूरी करो। अब E3 मतलब अब मैंने जान के स्पेड का खोया है, तो पहला डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर से समझते हैं, अब की बार मैंने क्लब का खोया है, तो डायमंड तो पूरे रहेंगे, टोटल पे फर्क पड़ा, ये क्लियर, पहले बोलो हाँ। जब भी किसी क्वेश्चन में, मैंने आपको पहले दिन आराम से चौथी क्लास में ये क्लियर करा था और बहुत कॉन्सेप्चुअली किया था, जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा चीजें ड्रॉन की जाती है तो कॉम्बिनेशन लगा लो। अभी सेम कलर है इसलिए पता नहीं चलेगा आपको, ये सेम ही चीज है, पर कॉम्बिनेशन जान के लिख रहा हूँ समझाने के लिए, कि मेरे पास टोटल 13 डायमंड कार्ड बचे, 2 निकाले, और टोटल 51 में से 2 निकाले, एक ही बात है। मेरे पास डायमंड ही 12 बचे, तो 12 में से 2 डायमंड निकाले और टोटल 51 में से 2, क्योंकि जो आपने सोच के कम किया है ना वो इसमें अपना आप कम हो जाएगा फॉर्मूले में। 13 कार्ड है डायमंड के, तो डायमंड निकालने, डायमंड के निकाले, फिर से सेम, क्लियर है बोलो हाँ। अब उसने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे तो, पर कि 2 डायमंड कार्ड निकालने पर, अब वही वाली बात, 2 डायमंड निकालने के भी बोलता तो 1/4 की इससे प्लस 1/4 की इससे, 1/4 की इससे, 1/4 की इससे करके जोड़ देता, पर नहीं,
उसने तो कहा है 2 डायमंड कार्ड निकालने पे, अब वो कहे तो वो हार्ड कोने की बोल सकता है, तो मैं इवन बाई निकालूंगा। 2 डायमंड कार्ड निकालने पे डायमंड खोने की पूछ सकता है, तो उसने यही क्वेश्चन कराया उसने हमारी आईएससी बुक में और मेरे असाइनमेंट में। मैंने जान के 2 डायमंड कार्ड निकालने पर खोने की प्रोबेबिलिटी अलग पूछी है, बस वहां ध्यान रखना, रट मत लेना कि डायमंड कार्ड निकालने पे डायमंड की खोने की पूछेगा, नहीं। वो इनमें चारों में कोई सा भी नाम दे सकता है, इसलिए चारों को अलग अलग स्प्लिट करा, नहीं तो इसको लिखने का तरीका देसी भी हो सकता था, डायमंड या अदर डायमंड्स, उनको छोड़कर टाइम सेव करने के लिए। पर क्यों करूं इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है वो हर्ट खोने की पूछ ले, हर्ट खोने की पूछेगा तो इवन बाई ए लिखूंगा, पर उसने डायमंड खोने की पूछी इसलिए E2/A लिख दिया। उसमें क्या है, जोन से की पूछेगा वोन सा माल ही तो ऊपर रखना है, टोटल में से नहीं आया समझ। 1/4 50 क्या आएगा, 1/4 इंटू 13 अपॉन 51 इंटू 12/50, 1/4 12/51 इंटू 11/50, 1/4 13/51 इंटू 12/50 प्लस 1/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। नहीं आ रहा समझ, ठीक है। 12/51 इंटू 11/50, 1/4 13/51 इंटू, अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी जा रही है, वेट, दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और है यहाँ पे, नहीं समझे, लाइक हाथी वाला सीन, ठीक है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है, समझ गए। तो कहने का मतलब जौन से की पूछे वौन सा माल ऊपर, तो यहाँ सबसे अच्छी बात अगर आप ध्यान से देखो ना, सबके एलसीएम सेम है, तो उड़ा दिया उसे। तो अभी इंटू भी मत करना, 13 इंटू 12, 12 इंटू 11, 13 इंटू 12, और ये समझाने के लिए लिखा है मैंने ऐसे, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर को, और 12 कॉमन है, तो 13 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 13, तो आंसर क्या आया 11/50, ये आंसर। नहीं आया समझ, बोलो। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कंफ्यूज आप हो रहे हो, मैं नहीं, मेरे को तो बस एक चीज बतानी है, बाइस थ्योरम में क्या होता है, बस वो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा होता है सीधा उसको ना पूछ के जिसमें से निकलवा रहा होता है उसकी पूछ डालता है क्वेश्चन चलते चलते, ये बाइस थ्योरम है। और मैंने जान के एनसीईआरटी के उन क्वेश्चनों को टारगेट क्यों किया, जिससे आप अपनी बुक को आराम से स्मूथली कर पाए सीक्वेंस में। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, दूसरे तीसरे से शुरू कर देना चाहे, पांचवा दिक्कत दे सकता है, फिर उसके बाद सारे रहेंगे, जो डाउट आएगा वो मैं आराम से करा दूंगा। और आप जो आईएससी स्टूडेंट है वो अपनी बाइस थ्योरम कंप्लीट करके लाएंगे ट्यूसडे यानी परसों की क्लास में। पहले मैं डाउट्स लूंगा, अगर आपके कोई डाउट नहीं होते हैं इस वाली एक्सरसाइज से या पिछली एक्सरसाइज कोई से भी, उसके बाद मैं नहीं तो अपनी तरफ से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक हिस्सा है, उसको शुरू कर दूंगा। और हमारी सीबीएसई की वो 9 मतलब 13.4 एक्सरसाइज है, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, इतना टाइम लगता नहीं है, पर समझ गए मेरी बात, बोलो हाँ। और कुछ कह रहा था क्या मैं, कर दूंगा तो ट्यूसडे दूंगा आराम से, ठीक है। सुनो, मैं कुछ कह रहा था क्या, एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बड़ा भाई और छोटे भाई दोनों, क्या होता है, समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। तो टहलते टहलते क्या होता है, उनके बीच में किसी बात पे नोक झोंक हो जाती है थोड़ी बहुत। तो नोक झोंक होने पर क्या होता है कि बड़े भाई ने छोटे भाई में एक रहपट सा दे दिया खींच के। अब वो झुंझला तो गया ही है छोटा वाला, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है,
छोटा वाला जो लड़का है जो पिटे बैठा है, नहीं नहीं नहीं, वो समुद्र किनारे तो टहल ही रहे थे, तो बड़े भाई के सामने ही, और उसे लगता कुछ उठा के भागने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब भागा एकदम से समुद्र की तरफ, पर कहता ना ना, फिर वो क्या करता, रेत में बड़ा बड़ा लिखता है, आज मेरे बड़े भाई ने मुझे झापड़ मारा। बड़ा भाई ये सारी चीजें देख रहा हुआ है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, तो क्या होता है, फिर एक दिन क्या होता है, उसी तरीके से सामने जो है, मतलब उसको एकदम से छोटे भाई क्या देखता है, वैसे जैसे रोज का टहलना था उनका समुद्र किनारे, तो बड़ी लहर एकदम से आती है, तो छोटा भाई का पैर फंसता है, वो एकदम से लहर के साथ ही चले आता है और वो एकदम से खिंच जाता है। अब वो बड़ा भाई देख रहा होता है कि गया ही तो आज। तो ऐसे में क्या होता है कि बड़ा भाई नेचुरल से मतलब भाई है तो ऐसे कैसे डूबने देगा, तो वो एकदम से छलांग लगाता है, उसे बचा लेता है। तो फिर अब वही, अब वो जाता है, पत्थर उठाता है उसका छोटा भाई, और फिर पत्थर से ही पत्थर पे बड़े से लिखता है कि आज मेरे बड़े भाई ने मेरी जान बचाई। अब बड़े भाई को समझ नहीं आ रहा ये क्या करा तुमने, इधर आइए, ऐसे करके उसे बुला के, जब मैंने तेरे मारा था तब तूने रेत पे लिखा था, और जब आज मैंने तेरी जान बचाई तो तूने पत्थर पे लिखा। तो उसने बहुत ही प्यारी बात बोली छोटे भाई ने, कहता देख भाई, हमारे साथ जब भी कुछ बुरा हो ना, तो हमें हमेशा समुद्र रूपी जो रेत होती है उसकी तरह रखना चाहिए, जो एक बहाव में ही चली जाए, वो लंबे समय तक हमें याद नहीं रखनी चाहिए। पर अगर कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसे हमारे अपने मन में पत्थर रूपी रूप में लिखना चाहिए, जो जीवन भर भी कोई उसे मिटा ना सके। पर आजकल की जनरेशन अपोजिट करती है, जिसकी वजह से कोई बुरा कर दे तो उसे तो हमेशा याद रखना चाहती है, और कोई अच्छा करे तो उसे लंबे समय तक याद नहीं रखना चाहती। इस वजह से लोग दुखी हैं। भाई कहता हाँ मजा आ गया। तो इसीलिए जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबा पर हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास और ना किसी को रहने दो। ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे।